Very good morning and a very warm welcome to all the beautiful aspirants. आप सभी खूबसूरत लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में, जिसमें हम रोजाना एसएससी जीडी को टारगेट करते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख रहे हैं। आज हम जुलाई मंथ के पार्ट 2 वाले करंट अफेयर्स को देखने वाले। एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि कल के सेशन से किसी को कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो फटाफट पूछ ले, है ना। रोज हम क्या करेंगे, पहले हम पिछले डे के जो भी हमने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ा था उससे रिलेटेड अगर कोई डाउट होगा तो उसे 1-2 मिनट में निपट लेंगे। निपटने के बाद अगले सेशन की शुरुआत करेंगे। जल्दी से पवन ठाकुर, काजल फौजदार, एक बार फटाफट से सेशन को शेयर भी कर दो ताकि लोगों को भैया पता चल जाए कि सेशन की शुरुआत हो चुकी है और वो कंबल रजाई सब ओढ़ के, है ना, आराम तरीके से अपने करंट अफेयर्स की क्लासेस की शुरुआत कर सके। जल्दी से बताओ। कल नहीं ली, कोई बात नहीं, रेगुलर क्लासेस लो। देखो भैया, रेगुलर क्लासेस अब आपके एग्जाम तक चलने वाली है, एसएससी जीडी के एग्जाम तक रेगुलर क्लासेस चलेंगी। पहले हम जुलाई से लेकर दिसंबर तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे, बट उसे पार्ट्स में देखेंगे। जैसे जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स को हम 4 या 5 पार्ट में देखेंगे, है ना। उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और उसके बाद कंप्लीट ईयर के मैराथन को भी हम लेके आएंगे। ठीक है, तो एक बार फटाफट से सेशन को शेयर करते चले जाओ, है ना, और सभी को नींद से जगा दो कि भैया सोने से सबसे बेहतर है कि भैया अपनी तैयारी को और भी ज्यादा दुरुस्त की जाए। चलिए एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ वेदर आई एम ऑडिबल और नॉट। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? क्या मेरी आवाज आपकी नींद को जगा रही है कि नहीं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, फटाफट बताइए। क्या मेरी आवाज आपकी नींद को जगा रही है? और अगर जगा रही है तो भैया आंख खोल लो और रजाई के अंदर ही भैया दुपक के बैठ जाओ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने के लिए। तो आज भैया एसएससी जीडी 2023-24 को टारगेट करते हुए जुलाई मंथ के पार्ट 2 वाले करंट अफेयर्स को आज हम देखने वाले हैं। मेरे साथ लपेटने को तैयार हो जाओ। जय हिंद सभी को। मेरे साथ सभी कोई क्वेश्चंस को लपेटने के लिए तैयार हो जाओ। भैया जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स है तो आप सभी को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ये कोई नया करंट अफेयर्स नहीं है, ये ऑलरेडी हो चुका है। तो आप सभी को कोशिश करनी होगी कि इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट तो एटलीस्ट करें, एटलीस्ट अटेम्प्ट करो भैया। राधे राधे सभी को। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन इज विश्व अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस किस तारीख को मनाया जाता है? जल्दी कौन बताएगा? देखू मैं सबसे पहले जो लपेटेगा, देखता हूं भैया कौन लपेट रहा है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को कौन लपेट रहा है? सबसे पहले इस क्वेश्चन को कौन लपेट रहा है? मैं देखूं जरा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को कौन लपेट रहा है भैया? अगर मैं बात करूं 15 जुलाई की, 15 जुलाई को क्या मनाया जाता है? कौन बताएगा? 15 जुलाई को तो याद रखना, 15 जुलाई को वर्ल्ड स्टूडेंट डे। वर्ल्ड स्टूडेंट डे कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को। 15 जुलाई को वर्ल्ड स्टूडेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। बात क्लियर? वर्ल्ड स्टूडेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 15 जुलाई को। 16 जुलाई को भैया विश्व सांप दिवस। 16 जुलाई को विश्व सांप दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। सांप दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। बात क्लियर है? विश्व सांप दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 16 जुलाई को। 17 जुलाई को, 17 जुलाई को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? याद रखना, 17 जुलाई को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? तो इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस। क्या सेलिब्रेट करते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस। 18 जुलाई को मैंने कल बताया था नेल्सन मंडेला जी का भैया क्या हो जाएगा? हैप्पी वाला बर्थडे हो जाएगा। नेल्सन मंडेला जी का हैप्पी बर्थडे कब होता है? तो याद रखना 18 जुलाई 1918 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, जिसे अफ्रीकन गांधी के नाम से जानते हैं। तो याद रखना 17 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस या वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस के रूप में मनाया जाता है। बात क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? अच्छा, ऐसा क्यों मनाया जाता है? देखो भैया, देखो दुनिया के अंदर जब बहुत सारे क्राइम्स होते हैं, दुनिया के अंदर बहुत सारा क्राइम होता है, और वो क्राइम कौन सा? इंटरनेशनल क्राइम।
लोकल क्राइम नहीं भैया। भारत के अंदर अगर कोई क्राइम होगा तो भैया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको सजा देगी, हाई कोर्ट आपको सजा देगी, सुप्रीम कोर्ट आपको सजा देगी। बट अगर आप कोई इंटरनेशनल क्राइम में भागीदारी बनते हो, अगर कोई आप इंटरनेशनल क्राइम करते हो भैया, कोई देश अगर इंटरनेशनल क्राइम करता है, रशिया यूक्रेन के विरुद्ध वॉर कर रहा है, तो वो एक इंटरनेशनल क्राइम हो गया। तो ऐसे क्राइम्स को देखने के लिए आपके पास एक संस्था है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ वो संस्था आपको कहां देखने को मिलेगी। तो याद रखना एक संस्था है जिसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या मैं कहूं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के नाम से जानते हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इंटरनेशनल ये जो क्रिमिनल कोर्ट है भैया, ये कहां पे है? तो याद रखना ये नीदरलैंड्स के अंदर। कहां पे है? ये नीदरलैंड्स के अंदर है, और ये नीदरलैंड्स के दी हेग के अंदर, ये नीदरलैंड्स के दी हेग के अंदर है। और ये किस में डील करता है? इंटरनेशनल क्राइम्स में डील करता है। किसमें? इंटरनेशनल क्राइम्स में डील करता है। तो भैया इसकी स्थापना कब हो रही है? याद रखना इसी की स्थापना कब हो रही है? 17 जुलाई 1998। 17 जुलाई 1998 को इसकी स्थापना होती है। और इसी के स्थापना दिवस पे हर साल हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। कब सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। ठीक है। तो जो इंटरनेशनल क्राइम्स होते हैं भैया, 19 को मेरा बर्थडे, ठीक है, जो इंटरनेशनल लेवल पे क्राइम्स होते हैं उसको देखने के लिए हमारी दुनिया के अंदर एक संस्था है जिसे हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना कब हो रही है? 17 जुलाई 1998। ये काम कब करना शुरू करता है? ये काम शुरू करता है भैया, काम शुरू करता है कब? 2002 के अंदर। 2002 के अंदर ये काम शुरू करता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर टोटल जजेस की संख्या कितनी होती है? अरे हाई कोर्ट में भी जज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जज होते हैं। तो ये तो इंटरनेशनल लेवल का कोर्ट है, इसके अंदर जज तो होंगे ही। तो याद रखना इसके अंदर जजेस की संख्या, इसके अंदर जजेस की संख्या टोटल कितनी होती है? 15। कितनी? 15। और हर एक जज 9 साल के लिए चुना जाता है। हर एक जज का जो टेन्योर होता है, जो कार्यकाल होता है, हर एक जज का जो कार्यकाल होता है वो 9 साल का होता है। अब ये इंटरनेशनल लेवल का कोर्ट है, तो क्या भारत के कोई जज यहां पे है? बिल्कुल है। भारत के एक जज है, नाम लिख लो, दलबीर भंडारी। दलबीर भंडारी ये लगातार 2012 से यहां पे भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। ये लगातार 2012 से भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। बात को समझना, मैंने क्या कहा? आपसे एक दिवस पूछा गया था, वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस या विश्व अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस। तो याद रखना विश्व अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस हर साल 17 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि दुनिया के अंदर एक ऐसा भी कोर्ट है जो कि इंटरनेशनल क्राइम को, इंटरनेशनल क्राइम्स के लिए डील आउट करता है। हाल ही में अगर आपने एक न्यूज पढ़ा हो, हाल ही में एक न्यूज आपने पढ़ा होगा कि भैया क्योंकि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर चढ़ाई की थी, इसीलिए पुतिन को, रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन को अरेस्ट करने के लिए वारंट निकला है। तो ये जो वारंट था वो इसके द्वारा निकाला गया था। तो आप कहोगे रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन को पकड़ा क्यों नहीं गया? क्योंकि रशिया जो है इसका मेंबर ही नहीं है। अब जब इसका ये मेंबर ही नहीं है तो पकड़ोगे कैसे? तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना 17 जुलाई 1998, मुख्यालय नीदरलैंड दी हेग के अंदर। काम कब करना शुरू करता है? 2002 के अंदर। कितने जज होते हैं? 15 जज होते हैं। एक जज का अपॉइंटमेंट 9 साल के लिए होता है। भारत की तरफ से अब तक यहां पे 4 जजेस रहे हैं, जिसमें से प्रेजेंट में कौन है? दलबीर भंडारी। ये कब से है भैया? ये 2012 से लगातार यहां पे काम कर रहे हैं। अब आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि गुरुजी नीदरलैंड दी हेग के अंदर मैंने किसी एक और संस्था का मुख्यालय सुना है, वो कौन सा संस्था है? लगे हाथ बता ही दीजिए। तो याद रखना बच्चा, याद रखना, एक तो हो गया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूं,
इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूं, और एक हो जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका भी, इन दोनों का मुख्यालय आपको कहां देखने को मिलेगा? नीदरलैंड्स के दी हेग के अंदर। कहां पे? नीदरलैंड्स के दी हेग के अंदर आप दोनों का मुख्यालय देखने को मिलेगा। पर याद रखना ये किसके लिए काम करता है? ये संयुक्त राष्ट्र के लिए काम करता है या यूनाइटेड नेशंस के लिए काम करता है। बात क्लियर हुई कि नहीं? कमेंट बॉक्स में बताओ वेदर इट इज क्लियर और नॉट। समझ में आया दोनों का डिफरेंस? भैया ये संयुक्त राष्ट्र के लिए काम करेगा। संयुक्त राष्ट्र जिसकी स्थापना 1945 आफ्टर दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग होते हैं। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग होते हैं। देखो, अगर मैं संयुक्त राष्ट्र की बात करूं जिसे हम यूनाइटेड नेशंस के नाम से जानते हैं, इसके 6 प्रमुख अंग होते हैं। पहला प्रमुख अंग यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटेरिएट, दूसरा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, जनरल असेंबली जिसे हम लघु संसद के नाम से जानते हैं, लघु संसद के नाम से जानते हैं। उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस ट्रस्टीशिप, उसके बाद 6ठे नंबर पे यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इन सबका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, बट सिर्फ केवल इसका मुख्यालय कहां पे हो जाएगा? नीदरलैंड हेग के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कंफ्यूज मत होना। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अलग है, वो यूएन का पार्ट है, और ये है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जहां पे दलबीर भंडारी भारत की तरफ से यहां पे नेतृत्व करते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न था। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये आपको एकदम इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है। वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस की स्थापना, वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस 17 जुलाई, क्योंकि 17 जुलाई 1998 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना हुई थी। काम करना शुरू 2002 भारत की तरफ से दलबीर भंडारी। गुरुजी आगे बढ़ते हैं, आगे अगला क्वेश्चन ये रहा आपके समक्ष। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, हु रिसेंटली होस्टेड द इनॉग्रल बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग। बताओ। सर आप रोशन सर के भाई हो? बिल्कुल, हाँ भैया रोशन सर के छोटा भाई हूं मैं। ठीक है, हाल ही में उद्घाटन बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किसने की? जल्दी बताओ, किसने मेजबानी की? अगर मैं बिम्स्टेक की बात करूं तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल, लिख लो बिम्स्टेक। अगर मैं बिम्स्टेक की बात करूं तो इसका फुल फॉर्म, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। मैं पूछूं गुरुजी इसकी स्थापना कब हो रही है? इसको स्टैब्लिश कब किया जाता है भैया? जल्दी बताओ, कौन बताएगा? बिम्स्टेक को स्टैब्लिश कब किया जाता है? तो याद रखना 6 जून 1997, लिख लो 6 जून 1997 में इसको स्टैब्लिश किया जाता है। इसका सेक्रेटेरिएट कहां पे हो जाएगा, या मैं कहूं इसका हेडक्वार्टर कहां पे हो जाएगा? तो ढाका बांग्लादेश। कहां पे? ढाका बांग्लादेश। अच्छा, इसकी चेयरमैनशिप फिलहाल कौन कर रहा है? इसकी जो चेयरमैनशिप है ये फिलहाल कौन कर रहा है? तो थाईलैंड इसकी चेयरमैनशिप कर रहा है। कौन कर रहा है? थाईलैंड इसकी चेयरमैनशिप कर रहा है। जैसे G20 की चेयरमैनशिप कौन कर रहा था? भारत कर रहा था। वैसे थाईलैंड जो है इसकी चेयरमैनशिप कर रहा है। इसके अंदर आपको टोटल कितने कंट्रीज देखने को मिलेंगे? तो इसके अंदर आपको टोटल 7 कंट्रीज देखने को मिलेंगे। कितने?
7 कंट्रीज आपको यहाँ पे टोटल देखने को मिलेंगे। और अगर मैं पूछूं बिम्स्टेक के अंदर, बिम्स्टेक की पहले फॉरेन मिनिस्टर्स की जो बैठक है, यानी कि बिम्स्टेक में जो 7 देश है इसके 7 विदेश मंत्री गए होंगे बैठक में। तो ये जो बैठक हुई है कहां हुई है भैया? थाईलैंड के अंदर। और थाईलैंड के अंदर भी ये कहां हुआ है? बैंकॉक में। कहां पे हुआ है? बैंकॉक में। बैंकॉक में इस बैठक को मेजबानी किया गया है। भारत की तरफ से कौन गए होंगे? तो भारत की तरफ से भैया भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी गए होंगे। कौन गए होंगे? एस जयशंकर जी गए होंगे। बात क्लियर है? भारत की तरफ से एस जयशंकर जी गए होंगे। क्लियर है? बताओ जल्दी जल्दी बताइए, फटाफट फटाफट बताओ, चीजें क्लियर हो रही है? सात कौन कौन से देश हैं लिख लो भैया। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका। देखो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, ये इसके क्या हो जाएंगे? मेंबर कंट्रीज हो जाएंगे। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड, और एक और बताओ कौन सा हो जाएगा? म्यांमार। कौन सा हो जाएगा? म्यांमार। तो ये 7 इसके भैया क्या हो जाएंगे? पार्टनर कंट्रीज हो जाएंगे। ठीक है। और बिम्स्टेक की स्थापना क्यों की गई थी? तो बिम्स्टेक की स्थापना की गई थी इन 7 देशों के बीच में आर्थिक सुधार हो सके। और आर्थिक सुधार कैसे होगी? जब आप आपस में ट्रेड करोगे, आपस में व्यापार करोगे, आपस में व्यापार करोगे। ठीक है भैया, सेशन को शेयर करते चले जाओ। अगर चीजें क्लियर हो रही हैं तो सेशन को शेयर करते चले जाओ। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा भैया। क्या कह रहा है? बोल रहा है किस राज्य के ग्रामीण आजीविका मिशन ने हाल ही में स्कॉच अवार्ड 2023 को जीता है? विच स्टेट्स रूरल लाइवलीहुड मिशन। बोल रहा है कि भैया देखो भारत के अंदर एक मिशन चलता है, भारत के अंदर भैया एक मिशन लॉन्च होता है जिसे हम नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के नाम से जानते हैं, है ना। भारत के अंदर एक मिशन आता है जिसे हम नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के नाम से जानते हैं। ये जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन आता है भारत के अंदर, ये भैया ग्रामीण एरियो के सुधार, यानी है ना, जो ग्रामीण एरिया है भारत का, इसमें सुधार के लिए इस योजना को लाया जाता है। ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आएगा? तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा। इसके मिनिस्टर कौन हो जाएंगे? गिरिराज सिंह इसके क्या हो जाएंगे? यूनियन मिनिस्टर हो जाएंगे। अब इस मिशन के तहत अलग अलग राज्यों ने भैया अपने तरफ से इस मिशन को क्या किया? इंप्लीमेंट किया। और उसी में से जम्मू एंड कश्मीर की जो रूरल लाइवलीहुड मिशन था, इसको क्या मिला है? स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो याद रखना, किस राज्य के ग्रामीण आजीविका मिशन को हाल में स्कॉच पुरस्कार मिला है? वो है जम्मू एंड कश्मीर। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर एक मिशन आता है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिसको हर राज्य अपने तरीके से इंप्लीमेंट करती है। इसी को भैया जम्मू एंड कश्मीर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंप्लीमेंट किया या लागू किया, और इसी वजह से भैया इनको यह अवार्ड दिया जा रहा। अच्छा, जम्मू एंड कश्मीर ने कहां लागू किया इसको? तो जम्मू एंड कश्मीर ने इसे लागू किया सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? देखो आपने देखा होगा आपके घर कस्बे के आसपास
बहुत सारी महिलाएं एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं और पैसों का आदान प्रदान होता है, पैसे रोटेट होते हैं, एक महीना वो पैसा लेती, एक महीना वो पैसा लेती, एक महीना वो पैसा लेती, और उन पैसों को अपने छोटे से रोजगार में लगाया जाता है। इन्हीं को हम बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के सुधार के लिए जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बहुत ही बेहतरीन काम किया गया, जिसकी वजह से इनको स्कॉच अवार्ड मिला। जैसे अगर आपको याद हो, उत्तराखंड में हाल ही में एक योजना आई थी, लखपति दीदी योजना, लिख लो लखपति दीदी योजना। लखपति दीदी योजना भी किसके लिए आई थी? इन महिलाओं के लिए ही आई थी, इन ग्रुप्स के लिए ही आई थी। क्लियर है? तो जम्मू एंड कश्मीर जिसका इसका आंसर बहुत सही, पूजा सिंह। बाकी लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हो भैया? हाँ, बाकी लोग क्या कर रहे हो? चलो, बोल रहा है निम्नलिखित में से किसने विश्व का पहला मीथेन संचालित रॉकेट लॉन्च किया है? भैया मीथेन संचालित, यानी कि यहां पे ईंधन के तौर पे भैया मीथेन का इस्तेमाल किया गया है, मिथेनॉल का इस्तेमाल किया गया। इनमें से वो कौन सा देश है जिसके द्वारा दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट? जल्दी बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ जरा फटाफट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर 1 क्वेश्चन, क्या भारत के अंदर सबसे पहला मेथनॉल से चलने वाला, भारत के अंदर सबसे पहला मेथनॉल से चलने वाला, मेथनॉल से चलने वाला बस कहां से लॉन्च हुआ? तो लिख लेना, मेथनॉल से चलने वाला बस सबसे पहले लॉन्च हो रहा है बेंगलुरु से। कहां से लॉन्च हो रहा है? बेंगलुरु से। लॉन्च कौन कर रहे हैं? परिवहन मंत्री। लॉन्च कौन कर रहे हैं? परिवहन मंत्री। कौन है भैया? रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, तो नितिन गडकरी। कौन? नितिन गडकरी। अगर मैं पूछूं भारत का पहला, अगर मैं पूछूं पॉइंट नंबर 2, भारत के अंदर सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रक कब लॉन्च हुआ? कहां से लॉन्च हुआ? भारत का पहला हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रक, हाइड्रोजन से चलने वाला, अगर मैं ट्रक की बात करूं तो इसको भी लॉन्च किया गया कहां से? याद रखिएगा, बेंगलुरु से। कहां से? बेंगलुरु से। इसको बनाया किसके द्वारा गया था? तो अशोक लेलैंड, अशोक लेलैंड नाम की एक कंपनी हो जाएगी, और साथ ही साथ भैया यहां पे रिलायंस के द्वारा भी इसको बनाया गया था। अगर मैं पूछूं दुनिया का सबसे पहला हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रेन, दुनिया का पहला, सबसे पहला हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रेन, दुनिया का पहला हाइड्रोजन ट्रेन कहां पे आता है भैया? तो हाइड्रोजन ट्रेन आता है कहां पे? जर्मनी के अंदर। कहां पे? जर्मनी के अंदर। बट अगर मैं एशिया की बात करूं तो सबसे पहले कहां आता है? चाइना के अंदर। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत के अंदर 2024 में कहां से शुरू होगा? हरियाणा के जिंद शहर से। हरियाणा के जिंद शहर से भारत का पहला हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रेन की शुरुआत होगी। अंडर वाटर मेट्रो, छापो 5वां पॉइंट, अंडर वाटर मेट्रो। अंडर वाटर मेट्रो, इसकी शुरुआत कहां से हो रही है भैया? तो वेस्ट बंगाल, कोलकाता से, हुगली रिवर। 6ठा पॉइंट यहीं पे लिख लो भैया, भारत का पहला वाटर मेट्रो, पहला वाटर मेट्रो लिख लो, पहला वाटर मेट्रो, ये कहां से लॉन्च हुआ? लिख लेना, कोची केरला से। कहां से? कोची केरला से इसको लॉन्च किया गया। तो ये तमाम पॉइंट्स आपको याद रखने, ठीक है पुष्पिंदर कुमार, ये तमाम पॉइंट्स भैया आपको याद रखने हैं, ठीक है। और अब पूछा है मीथेन से चलने वाला दुनिया का पहला रॉकेट, इसको लॉन्च करने वाला कौन? चाइना।
याद रखना चाइना ने इसे अपने सेकंड अटेम्प्ट में लॉन्च किया है, सेकंड अटेम्प्ट में, और इसका नाम क्या होने वाला है, मेथनॉक्स। मेथनोलॉक्स क्या नाम होने वाला है, मेथनोलॉक्स का नाम होने वाला है। और चाइना ने इसे अपने दूसरे प्रयास में भैया दूसरे प्रयास में लॉन्च किया है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में इतनी सारी बातें आपको जानने को मिल रही है, एक ही क्वेश्चन में इतनी सारी बातें। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष ये रहा, क्या कह रहा है, हु रिसेंटली इनॉग्रेटेड पीएम मित्रा पार्क इन महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र में पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन किसने किया। पीएम मित्रा, तो पहले भैया फुल फॉर्म समझ लो, है ना, फुल फॉर्म जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। पीएम मित्रा का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी बताओ। पीएम मित्रा, देखो भैया, अगर मैं पीएम मित्रा की फुल फॉर्म की बात करूं तो देखो यहां पे हाँ देखो, पीएम मित्रा का मतलब होता है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। भारत को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बढ़त दिलाने के लिए, भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ग्रोथ दिलाने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक योजना की शुरुआत की जाती है जिसे हम पीएम मित्रा योजना के नाम से जानते हैं। ये योजना कब आती है, 2021-22 के बजट में आती है। 2021-22 के बजट में पीएम मित्रा एक योजना आता है जिसमें भारत क्या चाहता है कि भैया हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हमारा कपड़ा वाला जो इंडस्ट्री है वो जो है वो बढ़त हासिल करे, वो बहुत ज्यादा ताबड़तोड़ तरीके से आगे बढ़े। उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि भारत के 7 राज्यों में हम पीएम मित्रा पार्क की स्थापना करेंगे। वो 7 राज्य कौन कौन से हैं, देखो वो 7 राज्य हैं तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो ये 7 राज्यों में भारत सरकार ने यह घोषणा किया कि हम पीएम मित्रा पार्क को बनाएंगे जहां पे खादी से रिलेटेड तमाम चीजें होंगी। मतलब वहां पे कपड़ों को पैदा भी किया जाएगा और कपड़ों को जीन्स का रूप भी दिया जाएगा, कपड़ों को साड़ी का रूप दिया जाएगा, कपड़ों को जैकेट का रूप दिया जाएगा, यानी कि तमाम चीजें एक ही जगह। आपने अपने शहर में आईटी पार्क सुना होगा, आईटी पार्क के अंदर तमाम कंपनीज होती हैं आईटी से रिलेटेड। वैसे ही ये जो पीएम मित्रा पार्क होने वाला है, इसके अंदर कपड़े से रिलेटेड तमाम चीजें होंगी। जब कपड़ा 0 होगा तब से लेकर जब कपड़ा 100% बन जाएगा तब तक सारी चीजें यहीं पे अवेलेबल होंगी। इससे क्या होगा, भारत जो है वो टेक्सटाइल फील्ड में बहुत ही ज्यादा ग्रोथ करेगा। बहुत से एकनाथ शिंदे, ठीक है, इसका इनॉग्रेशन किसने किया भैया, एकनाथ शिंदे। अगर मैं पूछूं सबसे पहला पीएम मित्रा पार्क कहां पे आया, तो सबसे पहला पीएम मित्रा पार्क लिख लो, सबसे पहला पीएम मित्रा पार्क जो है ये कहां पे आता है, याद रखना, ये आता है तमिलनाडु के अंदर। कहां आता है, तमिलनाडु के अंदर। अब ये कहां पे आ रहा है भैया, अमरावती के अंदर। अब ये कहां पे आ रहा है, अमरावती के अंदर, ठीक है। दूसरा पीएम मित्रा पार्क कहां आ रहा है, पीएम मित्रा पार्क कहां पे आ रहा है, ये आ रहा है अमरावती, यानी कि महाराष्ट्र के अंदर। कहां पे, महाराष्ट्र के अंदर। और इसका उद्घाटन एकनाथ शिंदे जी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, एकनाथ शिंदे जी के द्वारा। बाकी लोग क्या कर रहे हो भैया, बाकी लोग क्या कर रहे हो, पुष्पेंद्र कुमार, पूजा सिंह, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ क्या चीजें क्लियर हो रही है, जल्दी से फटाफट से बताइए, चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं। भैया 2021-22 में भारत सरकार ने बोला कि भैया हमें अब ताबड़तोड़ काम करना है, हमें अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारनी है, हमें जीडीपी पे ग्रोथ लाना है। तो बाबूजी कैसे लाओगे ग्रोथ,
ग्रोथ ऐसे लाओगे जब अपने यहां पे चीजें बनना शुरू हो, अपने यहां पे चीजें बनेंगी तो आप उसे बाहर बेचोगे, बाहर बेचोगे तो फॉरेन करेंसी अंदर आएगी, फॉरेन करेंसी अंदर आएगी तो आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, आपकी जीडीपी में सुधार होगा, आर्थिक सुधार होगा। तो हमने बोला भैया सबसे पहले क्या करते हैं, पीएम मित्रा पार्क की शुरुआत करते हैं। कितने पीएम मित्रा पार्क? 7। कौन कौन से राज्य? मैंने अभी आपको बता दिया। इन राज्यों में पीएम मित्रा पार्क के अंदर क्या होगा, तो भैया कपड़ा बना जीरो, जब कपड़े की स्थिति जीरो हो और कपड़ा जीन्स का आधार ले ले तो जीरो से लेकर 100% तक हमें कपड़ों को लाना है, यानी कि जीरो से लेकर जैकेट बनाना है, जीरो से लेकर जीन्स बनाना है और उसी को बाहर भेजना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भैया बोला है, हु रिसेंटली बिकम द 51st कंट्री टू जॉइन आसियान स्टैक। जल्दी बताओ, कौन बताएगा? मक्खन हो रहा सब। जल्दी बताओ। देखो, अगर मैं आसियान की बात करूं, अगर मैं आसियान की बात करूं तो आसियान क्या हो जाएगा? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, यानी कि जो साउथ ईस्ट के एशियन कंट्रीज है उनके बीच में एक गठबंधन है। आपने कहा गुरुजी गठबंधन क्यों? गठबंधन क्यों? सरकार बनानी है? नहीं, गठबंधन इसलिए ताकि भैया ये लोग आपस में इकोनॉमिक ग्रोथ कर सके, आपस में डिफेंस ग्रोथ कर सके, डिफेंस कॉपरेशन कर सके, साथ ही साथ सोशल इश्यूज को भी सुधार सके। तो एक गठबंधन है भैया, ठीक है, किसके अंदर? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के बीच में। इसकी स्थापना कब हो रही है? याद रखना, 8 अगस्त 1967। स्थापना कब हो रही है? स्थापना कब हो रही है आसियान की? लिख लो, 8 अगस्त 1967 को इसकी क्या हो रही है बच्चा? स्थापना हो रही है। ठीक है, 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हो रही है। कहां पे इसकी स्थापना हो रही थी? इसकी स्थापना हुई थी बैंकॉक थाईलैंड के अंदर। कहां पे? बैंकॉक थाईलैंड के अंदर। पर याद रखना, इसका जो मुख्यालय है, इसका जो मुख्यालय है वो कहां देखने को मिलेगा? कौन बताएगा? इसका मुख्यालय कहां देखने को मिलेगा? जल्दी बताओ। इसका मुख्यालय आपको कहां देखने को मिलेगा? इसका मुख्यालय आपको जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर देखने को मिलेगा। कहां पे? जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर आपको इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा। अगर मैं पूछूं आसियान की 2023 वाली चेयरमैनशिप कौन कर रहा है, यानी कि आसियान की जितने भी बैठक हुई है 2023 के अंदर, इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? जल्दी, इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? जल्दी बताओ। आसियान की 2023 में जितनी भी बैठक हुई है, इसकी मेजबानी कौन किया? थाईलैंड किया। जैसे G20 का भारत किया, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भारत किया, वैसे ही आसियान की जितनी भी बैठक 2023 में हुई, इसकी मेजबानी थाईलैंड। 2024 में इसकी जितनी भी बैठक होगी उसकी मेजबानी कौन करेगा? तो याद रखना, लाओस करेगा। कौन करेगा? लाओस करेगा। अब पूछा है आसियान का 51 कंट्री जिसने आसियान के टैग में जुड़ा है, वो कौन सा होने वाला है? तो याद रखना बच्चा, वो कौन सा होने वाला है? वो होने वाला है कौन सा? सऊदी अरेबिया। कौन सा? वो होने वाला है सऊदी अरेबिया। कौन सा?
सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया आसियान के टैग को साइन करने वाला 51 कंट्री बना है। आसियान के टैग को साइन करने वाला, ठीक है, 51st कंट्री जो है वो कौन बना है? तो सऊदी अरेबिया। अगर मैं पूछूं भैया आसियान का न्यूएस्ट मेंबर कौन है? आसियान का सबसे न्यू वाला मेंबर कौन है? तो याद रखना आसियान का सबसे न्यू वाला मेंबर हो जाएगा, या तो लिख लो इसको ईस्ट तैमूर, और या तो इसको लिख लो तैमूर लिस्ते, या तो इसको लिख लो तैमूर लिस्ते। ठीक है, तैमूर लिस्ते। बिल्कुल गलत हो गया भैया। सऊदी अरेबिया जो है वो 51 कंट्री बनता है। ठीक है, यहाँ पे 51 कंट्री की बात हो रही है, तो 51 कंट्री बनता है भैया जिसने आसियान के टैग को साइन किया था। आसियान के भैया टैग को साइन किया था। आसियान के टैग को साइन करने वाला 50 नंबर वाला देश भी लिख लो। 50th कंट्री कौन बना था? तो याद रखना यूक्रेन बना था। कौन बना था? यूक्रेन बना था। ठीक है, और 52 वाला जो है, 52 वाला कौन बनेगा? 52 वाला बनेगा भैया पापुआ न्यू गिनी। 52 वाला कौन बनेगा? पपुआ न्यू गिनी। बट यहाँ पे 51 पूछा था, तो 51 जो है वो कौन सा हो जाएगा? 51 हो जाएगा सऊदी अरेबिया। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं बताओ? आसियान की स्थापना कब हो रही है? 1967। स्थापना कहां हुई? थाईलैंड बैंकॉक के अंदर, बट इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर। ठीक है, जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर। 2024 की मेजबानी कौन करेगा आसियान की? भैया लाओस करेगा। 2023 में किसने की? थाईलैंड ने की। एससीओ की मेजबानी 2023 में किसने की? भारत ने की। G20 की मेजबानी 2023 में किसने की? तो वो भी भारत ने की। क्लियर है? चलो अगला बताओ, विच ऑपरेशन स्टार्टेड बाय जम्मू एंड कश्मीर टू फाइंड द हिडन टेररिस्ट? बताओ भैया, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर टेररिस्ट को खोज के निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया भैया। आपको बताना है उस ऑपरेशन का नाम क्या होने वाला है। जल्दी देखते हैं कौन बताता है सबसे पहले। अगर मैं पूछूं बॉर्डर स्वॉर्ड, ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड भी है किसके द्वारा? इंडिया और यूएसए के द्वारा। क्यों भैया? तो इलीगल मेडिसिन को रोकने के लिए, इलीगल मेडिसिन को रोकने के लिए भैया बॉर्डर स्वॉर्ड ऑपरेशन को चलाया जाता है इंडिया और यूएसए के द्वारा। उसके बाद समुद्र ऑपरेशन समुद्रगुप्त भैया, ये हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड का मिशन है। इंडियन कोस्ट गार्ड का मिशन होने वाला है। बात क्लियर है? ऑपरेशन क्लीन ये कहां पे आता है? पंजाब के अंदर। ऑपरेशन क्लीन कहां पे आता है? पंजाब के अंदर। त्रिनेत्र सेकंड जो है प्यारे बच्चों, ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया? तो याद रखना हमारी आर्मी और साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस के द्वारा एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम है त्रिनेत्र सेकंड। इसमें हम क्या करेंगे? टेररिस्ट को खोजेंगे गुरुजी। किसको खोजेंगे? डी 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 आंसर आ रहा है। ऑपरेशन क्लीन भैया पंजाब में था। चलो बताओ ऑपरेशन कन्विक्शन कहां आता है? जल्दी, ऑपरेशन कन्विक्शन कहां पे आता है? तो ऑपरेशन कन्विक्शन आता है उत्तर प्रदेश के अंदर। 30 दिन में मामला साफ। हाँ जी, ऑपरेशन कन्विक्शन का मतलब उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन कन्विक्शन आया, 30 दिन में मामला साफ। ठीक है, 30 दिन में मामला साफ। बताओ ऑपरेशन गंगा बताओ भैया। ऑपरेशन कावेरी बताओ भैया, जल्दी बताते चले जाओ।
ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन दोस्त बताओ, ऑपरेशन दोस्त बताओ, ऑपरेशन मेघदूत बताओ। ये सारे ऑपरेशन बता दो जल्दी 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 बताओ। ऑपरेशन गंगा कहां, ऑपरेशन कावेरी कहां, ऑपरेशन मेघदूत कहां, ऑपरेशन दोस्त कहां? ऑपरेशन दोस्त कहां पे? सीरिया टर्की लिख लो। ऑपरेशन दोस्त कहां पे? सीरिया एंड टर्की में फंसे हुए लोगों को, है ना, यहां अर्थ को कहा था बहुत ज्यादा खतरनाक। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन, ऑपरेशन मेघदूत कहां पे बच्चा? सियाचिन के अंदर। ऑपरेशन मेघदूत कहां पे? सियाचिन के अंदर। ऑपरेशन गंगा कहां पे? यूक्रेन के अंदर। ऑपरेशन गंगा कहां? यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन कावेरी की बात करूं, ऑपरेशन कावेरी की बात करूं तो ये लिख लो साउथ सूडान, साउथ सूडान। क्लियर है? क्लियर है भैया? जल्दी बताओ, क्लियर है कि नहीं चीजें? बहुत सही, चल आगे चलो। अगला क्वेश्चन बताओ, किस राज्य के द्वारा हरेला फेस्टिवल मनाया जाता है? हरेला फेस्टिवल भैया कहां पे? याद रखना, उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड की दो राजधानी है भैया, उत्तराखंड की दो राजधानी है, एक हो जाएगा देहरादून, एक हो जाएगा देहरादून, और एक हो जाएगा भैया गैरसेन, एक हो जाएगा गैरसेन। ये किससे अलग हुआ? उत्तर प्रदेश से। फिर क्या बना? उत्तरांचल। फिर क्या बना? उत्तराखंड बना। ये बात क्लियर है? सीएम के रूप में आपको कौन देखने को मिलेंगे? पुष्कर सिंह धामी। कौन? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी आपको सीएम के रूप में देखने को मिलेंगे। लखपति दीदी योजना यहीं पे आती है, लखपति दीदी योजना यहीं पे आती है। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में 30% से ज्यादा का आरक्षण भैया यही दे रहे हैं। जो लोग राज्य के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं उनको 10% आरक्षण उत्तराखंड दे रहा है। 10% आरक्षण दे रहे हैं किसको? स्टेटहुड एक्टिविस्ट को, स्टेटहुड एक्टिविस्ट को। साथ ही साथ गवर्नमेंट एग्जाम में चीटिंग करने और करवाने वालों को 10 साल तक की सजा, 10 साल तक की सजा भैया, 10 साल तक की सजा। कौन कर रहा है? उत्तराखंड। यहीं पे क्या बन रहा है? बजरंग सेतु, लिख लो बजरंग सेतु। बजरंग सेतु का निर्माण भी कहां पे हो रहा है? यही यूके के अंदर, यानी कि उत्तराखंड के अंदर। और उत्तराखंड के अंदर कहां? ऋषिकेश में। कहां भैया? ऋषिकेश के अंदर। ठीक है, तो उत्तराखंड के अंदर हरेला फेस्टिवल। क्लियर है बात? हरियाली दिल्ली में। ठीक है, और यहां पे किस देवी को पूजा की जाती है? तो याद रखना, कुत्की दई, कुत्की दई देवी को यहां पे पूजा की जाती है। इन कुत्की दई पूजा को भैया फसलों की भगवान कहा जाता है, कुत्की दई। अगला क्वेश्चन, अगला, अच्छा कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है, जल्दी से फटाफट देखते हैं। बताओ, पीएम मोदी वर्चुअली इनॉग्रेटेड द न्यू टर्मिनल बिल्डिंग एट वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन पोर्ट ब्लेयर। हाँ जी, पीएम मोदी जी ने वर्चुअली क्या इनॉग्रेट किया है? तो वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहां पे? पोर्ट ब्लेयर। ये कहां जाएगा? अंडमान निकोबार। उसके बाद वन लाइनर न्यूज क्या है? पीयूष गोयल जी ने क्या लॉन्च किया है? पीयूष गोयल जी ने सब्सिडाइज्ड
दाल लॉन्च किया है जिसकी कीमत 60 रुपए पर केजी है। इसे भारत दाल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेगा कि हाल में भारत दाल ब्रांड से 60 रुपया पर केजी के हिसाब से दाल को किसने लॉन्च किया, तो पीयूष गोयल, वाणिज्य मंत्रालय संभालते हैं। उसके बाद देखो भैया क्या हो रहा है, त्रिपुरा के अंदर बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए भैया स्कूल बोर्ड की शुरुआत की गई है। किसकी? स्कूल बोर्ड की शुरुआत की गई है। उसके बाद कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने भैया टोटल 61 मेडल जीते हैं। कितने? भारत ने टोटल 61 मेडल जीते हैं। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष ये रहा, जल्दी से देखेंगे, जल्दी से फटाफट 10 मिनट में 10 क्वेश्चन देखते हैं और, ठीक है, और 10 मिनट में 10 क्वेश्चन देखेंगे। बताओ जरा, Which organization recently released a report titled National Multidimensional Poverty Index 2023? हाल ही में किस संगठन ने राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 का नामक रिपोर्ट जारी किया है? बताओ जरा जल्दी फटाफट, किसके द्वारा रिलीज किया गया होगा? जल्दी बताओ। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स किसके द्वारा? जल्दी किसके द्वारा बच्चा? तो याद रखना यहां पे नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा इसको रिलीज किया गया है। नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग को भैया हम क्या कहते हैं? नीति आयोग को हम कहते हैं थिंक टैंक ऑफ इंडिया। नीति आयोग को हम क्या कहते हैं? थिंक टैंक ऑफ इंडिया। थिंक टैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हो रही है? 1 जनवरी 2015। इससे पहले इसके ऊपर कौन काम करता था? प्लानिंग कमीशन। कौन? प्लानिंग कमीशन। इसके चेयरपर्सन के रूप में आपको कौन देखने को मिलेंगे? चेयरपर्सन के रूप में आपको कौन देखने को मिलेंगे? तो याद रखना पीएम मोदी। कौन? पीएम मोदी। या देश के प्रधानमंत्री हमेशा इसके चेयरपर्सन होते हैं। वाइस चेयरपर्सन के पद पे यहां पे आपको सुमन बेरी देखने को मिलेंगे। कौन? सुमन बेरी। यहां पे आपको भैया सीईओ के पद पे कौन? सुब्रमण्यम अय्यर या बीवीआर अय्यर देखने को मिलेंगे। बीवीआर सुब्रमण्यम अय्यर देखने को मिलेंगे। तो नीति आयोग क्या पेश कर रही है? नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये इसका कौन सा संस्करण है? लिख लो, ये इसका कौन सा संस्करण है? तो ये इसका तीसरा संस्करण है। कौन सा? तीसरा संस्करण है। अगला क्वेश्चन जल्दी, सॉरी दूसरा संस्करण है, तीसरा नहीं, दूसरा कर लो इसको, दूसरा संस्करण। अगला बताओ, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन पासपोर्ट अकॉर्डिंग टू हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023? भारत की पासपोर्ट कितनी मजबूत है? जल्दी बताओ, भारत की पासपोर्ट भैया कितनी मजबूत है? यह बता रहा है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। कितनी मजबूत है? जल्दी बताओ, भारत की पासपोर्ट कितनी मजबूत है भैया? तो याद रखना हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक भारत की जो पासपोर्ट है, अरे पासपोर्ट मजबूत होने का मतलब होता है आपके पासपोर्ट से, भारत के पासपोर्ट से आप कितने देशों में वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हो, है ना। पासपोर्ट का मजबूत होना यानी कि ये नहीं कि पासपोर्ट को लोहे का बना दिया जाए। पासपोर्ट को मजबूत होने का मतलब आपके पासपोर्ट से आप कितने देशों में ट्रैवल कर सकते हो वीजा फ्री। तो भारत के पासपोर्ट से भैया, है ना, आप इतने देशों में ट्रैवल कर सकते हो कि भारत की रैंकिंग 80 है। नंबर 1 पे भैया किसकी पासपोर्ट सबसे खतरनाक है? वो है सिंगापुर। इसके पासपोर्ट से भैया आप 197 देशों में ट्रैवल कर सकते हो। 197 देशों में ट्रैवल कर सकते हो। 2022 में भारत का रैंक कितना था भैया? 87वां रैंक था। अच्छा, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स का ये कौन सा संस्करण है? तो याद रखना इसका पहला संस्करण आता है, इसका पहला संस्करण आता है कब? 2006 के अंदर।
ठीक है, तो किस देश की पासपोर्ट कितनी मजबूत है, इससे पता चलता है कि आप उस देश के पासपोर्ट से कितने देशों में वीजा फ्री जा सकते हो। बहुत सही। अगला क्वेश्चन, अगला बोल रहा है हाल ही में ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का कर्टन रेजर इवेंट किसने लॉन्च किया? ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट, अगर मैं पूछूं भैया बंदरगाह मंत्रालय भारत के अंदर कौन संभालते हैं? बंदरगाह मंत्रालय, तो याद रखना भारत के अंदर जो बंदरगाह मंत्रालय है, या मैं कहूं पोर्ट एंड शिपिंग मिनिस्ट्री है, पोर्ट एंड शिपिंग मिनिस्ट्री, ये कौन संभालते हैं? तो ये संभालते हैं सर्बानंदा सोनोवाल जी। कौन? सर्बानंदा सोनोवाल जी। याद रखिएगा इन्हीं के द्वारा आयुष मंत्रालय भी संभाला जाता है, इन्हीं के द्वारा आयुष मंत्रालय भी संभाला जाता है। आयुष मंत्रालय, आयुष मंत्रालय भी कौन संभालते हैं बच्चा? तो आयुष मंत्रालय भी यही संभालते हैं। ठीक है, आयुष मंत्रालय भी यही संभालते हैं। तो याद रखना ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट का आयोजन कहां पे? न्यू दिल्ली के अंदर। कहां पे बच्चा? न्यू दिल्ली के अंदर। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सर्बानंदा सोनोवाल जी के द्वारा। कौन? बंदरगाह मंत्रालय जो संभालते हैं कौन? सर्बानंदा सोनोवाल। ये वही व्यक्ति हैं जो आयुष मंत्रालय भी संभालते हैं, ये वही व्यक्ति हैं गुरुजी जो कि आयुष मंत्रालय भी संभालते हैं। अगला प्रश्न बताओ, हाल ही में प्रथम वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? ग्लोबल फूड रेगुलेटरी समिट का आयोजन हाल ही में किसके द्वारा, जल्दी किसके द्वारा किया गया? कौन बताएगा? किसके द्वारा किया गया? हाल ही में ग्लोबल फूड रेगुलेटरी समिट का आयोजन किसके द्वारा? तो लिख लेना भैया किसके द्वारा? मनसुख मांडविया के द्वारा। भैया मनसुख मांडविया कौन सा मंत्रालय संभालते हैं? तो लिख लो मनसुख मांडविया संभालते हैं हेल्थ मिनिस्ट्री। कौन सी? हेल्थ मिनिस्ट्री संभालते हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री संभालते हैं। इसका आयोजन कहां पे हो रहा था बच्चा? इसका आयोजन कहां पे हो रहा था? इसका आयोजन हो रहा है भैया न्यू दिल्ली के अंदर। कहां पे? न्यू दिल्ली के अंदर इसका आयोजन हो रहा है। ठीक है ना, तो ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट, इसमें क्या होगा कि भैया खाने से ही तो बीमार हो गए, अच्छा खाना नहीं खाओगे, पोषित खाना नहीं खाओगे तो बीमार हो जाओगे। ठीक है, अगला, द फर्स्ट ग्लोबल सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल मून डे अकर्ड ऑन विच ईयर? पहली बार इंटरनेशनल मून डे का सेलिब्रेशन किस साल किया गया? जल्दी बताओ। तो अगर आपको याद आ रहा हो मिशन अपोलो, मिशन अपोलो याद आ रहा है? मिशन अपोलो कब लॉन्च होता है? जल्दी बताओ। मिशन अपोलो का डेट बता दो कोई, 20 जुलाई, सन बता दो कोई। चलो 20 जुलाई 1969, 20 जुलाई 1969। और इसी वजह से 20 जुलाई को साल 2022 से हम किस रूप में मना रहे हैं? तो इंटरनेशनल मून डे के रूप में मना रहे हैं, इंटरनेशनल मून डे के रूप में बना रहे हैं। यानी कि साल 2023 में ये इसका कौन सा संस्करण था? ये इसका दूसरा संस्करण था, ये इसका दूसरा संस्करण होने वाला है। तो 20 जुलाई 1969 याद रखना, 20 जुलाई को ही इंटरनेशनल चेस डे के रूप में मनाते हैं, इंटरनेशनल चेस डे के रूप में भी हम कब मनाते हैं? इंटरनेशनल चेस डे भी हम 20 जुलाई को ही मनाते हैं। इंटरनेशनल मून डे, इंटरनेशनल चेस डे दोनों सेम तारीख को। ठीक है, और इंटरनेशनल मून डे सबसे पहली बार कब? तो इंटरनेशनल मून डे सबसे पहली बार 2022 में। क्लियर है बात? 2022 में, इस बार इसका दूसरा संस्करण। अगला, चैचिंग ग्रेजिंग फेस्टिवल बताओ भैया। चैचिंग ग्रेजिंग फेस्टिवल भैया हाल में किस राज्य में मनाया गया? चैचिंग ग्रेजिंग फेस्टिवल कौन बताएगा? चैचिंग ग्रेजिंग फेस्टिवल हाल ही में किस राज्य के द्वारा
मनाया गया है? जल्दी। जल्दी बताओ। चाचिंग रेजिंग फेस्टिवल जो है हाल ही में किस राज्य के द्वारा? तो बहुत ही खूबसूरत सा राज्य अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। यहां पे भैया जो मोनपा पीपल रहते हैं, जो मोनपा पीपल रहते हैं, इनके द्वारा इस फेस्टिवल को मनाया गया। कौन से महीने में? जुलाई के महीने में। अगला क्वेश्चन बताओ। भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट जहां पे आपको 4 रनवे देखने को मिलेगा। भैया आंसर नहीं आ रहा किसी का। भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट जहां पे आपको 4 रनवे देखने को मिलेगा, वो कौन सा होने वाला है? भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट जहां पे आपको 4 रनवे देखने को मिलेगा, तो ये होने वाला इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। केम्पीगौड़ा एयरपोर्ट कहां देखने को मिलेगा? याद रखना, बेंगलुरु के अंदर। कहां पे? बेंगलुरु के अंदर। केम्पीगौड़ा कौन है? ये संस्थापक है। कौन है बच्चा? ये संस्थापक है। इनका नाम क्या था पूरा? नाडा प्रभु केम्पीगौड़ा। नाडा प्रभु केम्पीगौड़ा। ये कौन व्यक्ति थे? ये वही व्यक्ति है जिन्होंने बेंगलुरु शहर को स्थापित किया, और इन्हीं से इनका नाम से केम्पीगौड़ा एयरपोर्ट आपको बेंगलुरु के अंदर देखने को मिलेगा। इनकी 108 फीट की प्रतिमा भी आपको देखने को मिलेगी। इनकी 108 फीट की प्रतिमा भी आपको देखने को मिलेगी। किससे बनी हुई? ब्रोंज से बनी हुई, जिसे हम खुशहाली की स्टैचू के नाम से जानते हैं। खुशहाली की प्रतिमा, खुशहाली की प्रतिमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो नाडा प्रभु केम्पीगौड़ा जो एयरपोर्ट है, ये किसके नाम से है? तो नाडा प्रभु जी के नाम से है। ये वही व्यक्ति है जो कि बेंगलुरु को स्थापित करते हैं। इनके नाम का एक प्रतिमा आपको देखने को मिलेगा, 108 फीट का ब्रोंज का बना हुआ, जिसे हम खुशहाली की स्टैचू के नाम से जानते हैं, या स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के नाम से जानते हैं। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी 4 रनवे की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? तो हमारे एविएशन मिनिस्टर कौन हो जाएंगे? एविएशन मिनिस्टर हो जाएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा। ज्योतिरादित्य सिंधिया। क्लियर है? अगला, हाउ मेनी मेडल्स डज इंडिया वॉन इन वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023? ये तो बता ही दो बच्चा, ये तो बता ही दो कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने टोटल कितने पद जीते, या कितने पदक जीते भैया? जल्दी। भारत ने टोटल कितने पदक जीते? जल्दी बताओ। तो देखो भैया, इससे पहले 2021 में भारत ने टोटल 9 पदक जीते थे, जब इसका आयोजन कहां हुआ था? दुबई यूएई के अंदर, है ना। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स में इससे पहले भारत ने टोटल 9 पदक जीते थे। और अब भारत कितने पदक जीत रहा है? अब भारत ने भैया 10 पदक जीते हैं, जिसमें से 3 गोल्ड, 4 सिल्वर और 3 ब्रोंज होने वाला है। ठीक है, अगला बताओ। हु जॉइंटली चेयर्ड द 3rd G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर मीटिंग रिसेंटली? मैंने आपको बताया कि भैया साल 2023 भारत के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि पहली चीज एससीओ यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मेजबानी भारत कर रहा था। G20 की मेजबानी भी भारत कर रहा था। साथ ही साथ पूरी दुनिया इसे मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज के रूप में सेलिब्रेट कर रही थी। साल को मोटे अनाज साल के रूप में सेलिब्रेट कर रही थी, और इसका सुझाव भी भारत ने दिया था। तो मिलेट ईयर भी भैया भारत का सुझाव था। तो इन 3 चीजों की वजह से भारत के लिए साल 2023 दबदबा वाला था, है ना, दबदबा वाला था। तो भैया
अब G20 की मेजबानी जब भारत कर रहा है साल 2023 में, आज हम जुलाई में खड़े, हम दिसंबर में तो खड़े नहीं क्योंकि भैया जुलाई महीने का करंट अफेयर्स है, तो भैया जुलाई में भारत G20 की मेजबानी कर रहा था, तो भैया सारी बैठकें भारत के अंदर होगी, है ना, सारी बैठकें भारत के अंदर होंगी। तो भैया इसके अंतर्गत जो तीसरी फाइनेंस मिनिस्टर कौन भैया, निर्मला सीतारमण जी, निर्मला सीतारमण जी, और सेंट्रल बैंक गवर्नर कौन है, शक्तिकांता दास, शक्तिकांता दास। तो ये बैठक होगी तो ये दोनों तो होंगे ही, कहां है भैया इन दोनों का आंसर, शक्तिकांता दास, बी और सी, बी और सी, ऑप्शन ई इज गोइंग टू बी राइट आंसर। अच्छा सॉरी, ए एंड बी, निर्मला शक्तिकांता दास, ठीक, निर्मला और शक्तिकांता दास, ठीक है भैया। फाइनेंस मिनिस्टर्स की बैठक है तो निर्मला सीतारमण जी होंगी, सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक है तो भैया शक्तिकांत दास जी होंगे, तो याद रखना ऑप्शन डी, बहुत सही। आज का आखिरी सवाल देख लो भैया, क्या कह रहा है, Who recently topped the medal tally in recently concluded Asian Athletics Championship 2023? भैया एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भैया इनमें से कौन सा वो देश है जो कि सबसे ज्यादा मेडल हासिल कर रहा है, सबसे ज्यादा मेडल हासिल, तो सबसे ज्यादा मेडल भैया किसको मिला, सबसे ज्यादा मेडल पहले नंबर पे जापान, दूसरे नंबर पे भैया चाइना, और तीसरे नंबर पे कौन है, भारत है भैया, तीसरे नंबर पे कौन है, भारत है। क्लियर है, याद रखना ये इसका कौन सा संस्करण था, ये इसका 25वां संस्करण था, ये इसका 25वां संस्करण होने वाला है। टॉप पे कौन सा है भैया देश, टॉप पे जापान, बहुत सही, टॉप पे कौन सा देश है, टॉप पे है जापान, ठीक है। आयोजन भी लिख लो लगे हाथ, आयोजन कहां पे हुआ, आयोजन हुआ बैंकॉक थाईलैंड के अंदर, कहां पे, बैंकॉक थाईलैंड के अंदर इसका आयोजन हुआ है। भारत ने टोटल मेडल कितने जीते हैं, भारत ने टोटल 27 मेडल जीते हैं, कितने, भारत ने टोटल 27 मेडल जीते हैं। सबसे ज्यादा मेडल कौन जीत रहा है भैया, जापान, सबसे ज्यादा मेडल कौन जीत रहा है, जापान, बहुत सही, सबसे ज्यादा मेडल जापान, फिर चाइना, फिर इंडिया। आयोजन कहां पे, बैंकॉक थाईलैंड। कौन सा संस्करण भैया, 25वां संस्करण। भारत ने कितने मेडल जीते, भारत ने टोटल 27 मेडल जीते, 27 मेडल जीते, वो क्लियर है, भारत ने टोटल 27 मेडल जीते, ठीक है। तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या इस सेशन से रिलेटेड आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो मुझे फटाफट बताओ। और कल से अब हम सेशन की रफ्तार पकड़ने वाले हैं, डेली 50 क्वेश्चन देखेंगे ही देखेंगे, क्योंकि भैया बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने हैं हमें। अगर मैं एक महीने के 200 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट निकालूं तो 6 महीने के 1200 क्वेश्चन होते हैं। अब 1200 क्वेश्चन को अगर हमको कराना है कब तक, तो फरवरी के मिड तक, तो हमें चीजों को रफ्तार में लेके चलना पड़ेगा। देखो कल हमने सिर्फ 10 क्वेश्चन किया, आज हमने 20 क्वेश्चन कर लिया, कल इसकी रफ्तार को बढ़ा के 30 या 40 कर देंगे, फिर रफ्तार को बढ़ा के 50 कर देंगे। जिस दिन 50 पहुंच जाएंगे तो फिर उसके बाद उसी रफ्तार से चलते चले जाएंगे, चाहे सेशन 1 घंटे का हो, 1.5 घंटे का हो। बट ये आपकी जिम्मेदारी, अगर आपको सेशन समझ में आ रहा है, अगर आपको इस सेशन से कुछ प्रॉफिट मिल रहा है आपके एग्जाम के लिए, तो ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि भैया आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्फॉर्म करो इस क्लास के बारे में, ताकि मोटिवेशन जो है वो बना रहे, है ना भैया। सुबह उठ के क्लास लेना, और क्लास में अगर बच्चे बहुत ज्यादा कम हो या बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स ना मिल रहा हो तो टीचर का मोटिवेशन कम हो जाता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ मेहनत किया जा रहा है तो सुबह ज्यादा से ज्यादा तादाद में भैया बच्चों के साथ अपने जुड़े, ताकि क्या है कि भैया बल्लेबाजी जो है वो और भी ज्यादा ताबड़तोड़, और भी ज्यादा फ्रंट फुट पे की जाएगी, ठीक है। तो कल से अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि भैया डेली सुबह 8 बजे जीडी को के पर्सपेक्टिव से करंट अफेयर्स शुरू हो चुका है। कल से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी होगी, क्वेश्चंस की तादाद भी ज्यादा होगी, और मुझे लगता है आप लोगों की तादाद भी
धीरे धीरे जो है इस मुहिम से जुड़ती चली जाएगी। तो यहां तक आज के सेशन को रखते हैं, मिलते हैं कल करंट अफेयर्स के अपने अगले पड़ाव में। तब तक अपना ध्यान रखें, तैयारी को दुरुस्त करें, अपने लिए समय निकाले, अपनी पढ़ाई के लिए समय निकाले, अपने परिवार के लिए समय निकाले। जय हिंद, जय भारत।